टॉपिक है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में है 81 नंबर। जब दो वस्तुएं पूर्ण प्रतिस्थापन होती हैं तो तटस्थ वक्र ऑप्शन सी सी एक सीधी रेखा होता है। इसका ग्राफ रहा वाई वस्तु और वाई और ये एक्स वस्तु ये एक्स है। इसका है ग्राफ में व्याख्या समित पूर्ण प्रतिस्थापन वस्तुओं के संबंध में खींचा गया अनधिमान वक्र सीधी रेखा के रूप में होगा। इस स्थिति में खींचा गया अनधिमान वक्र प्रदर्शित करता है कि उपभोक्ता एक ही वस्तु पर अपनी पूरी आय व्यय कर सकता है क्योंकि वस्तुएं पूर्ण प्रतिस्थापन है इस प्रकार की स्थिति व्यावहारिक जीवन में नहीं मिलती है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य फर्स्ट है, जब दो वस्तुएं पूर्णतः पूरक होती हैं तो अनधिमान वक्र समकोण के आकार का होगा। सेकंड है, अनधिमान वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नततर होते हैं। फिर 82 है, यदि दो वस्तुएं प्रतिस्थापन हो तो उदासीनता वक्र होगा। ऑप्शन डी, दो अक्षों के मध्य 45 डिग्री पर सीधी रेखा। फिर इसमें 83 नंबर, एक ही मांग वक्र पर चलन को ऑप्शन सी मांग में विस्तार या संकुचन कहते हैं। ऑप्शन है, जब मूल्य में कमी के कारण मांग बढ़ जाती है तो इसे मांग का विस्तार कहते हैं और जब मूल्य में वृद्धि के कारण मांग कम हो जाती है इसे व्याख्या मांग का संकुचन कहते हैं। ये संकुचन ये विस्तार नीचे को रहा, संकुचन ऊपर को रहा। ठीक है, मूल्य P1 P और P2 ये वस्तु की मात्रा मूल्य है। मांग वक्र पर नीचे दाहिनी ओर चलना मांग में विस्तार तथा ऊपर बाईं ओर चलना संकुचन प्रदर्शित करेगा। इस प्रकार एक ही मांग वक्र पर चलन को मांग में विस्तार तथा संकुचन कहते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य फिर, यदि मांग के अन्य निर्धारक तत्वों में परिवर्तन के कारण एक ही मूल्य पर मांग अपेक्षाकृत अधिक हो जाए तो मांग वृद्धि पर कर्षण कहेंगे। पर इसके विपरीत जब एक ही मूल्य पर मांग पहले की अपेक्षा कम हो जाए तो इसे मांग में कमी या विकर्षण कहेंगे। ये इसका ग्राफ है। फिर 84 नंबर में है, यदि मांग वक्र दाहिनी ओर विवर्तित होती तो यह दर्शाता है। ऑप्शन ए मांग में वृद्धि को। 85 नंबर, निम्न में से सही कथन है। ऑप्शन ए, आय में वृद्धि होने पर मांग में वृद्धि हो जाती है। इसकी व्याख्या है, आय में वृद्धि होने पर मांग में वृद्धि हो जाती है। ऐसा सामान्य तथा विलासिता वस्तु के संदर्भ में होता है, जबकि निम्न कोटि की वस्तु के संबंध में आय बढ़ने पर वस्तु की मांग घट जाती है। इसकी है व्याख्या 86 नंबर पे है, यदि मांग वक्र y अक्ष के समांतर होता है तो मांग की कीमत लोच ऑप्शन सी शून्य होती है। व्याख्या, यदि मांग वक्र y अक्ष के समांतर होता है तो मांग की कीमत लोच शून्य होती है। ऐसी स्थिति में किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन के बाद भी उसकी मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता। पूर्णतः लोचदार मांग की गई की ही तरह पूर्णतः बेलोचदार मांग भी सैद्धांतिक सत्य है। व्यावहारिक जीवन में इसका उदाहरण नहीं मिलता है। कुछ ऐसी वस्तुएं जो जीवन के लिए आवश्यक है जैसे नमक, उनकी मांग बेलोच तो हो सकती है, फिर भी इनकी मांग पूर्णतः बेलोच नहीं होगी। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य इसमें है, इसका है चित्र व्याख्या सहित। यह अन्य महत्वपूर्ण तथ्य फर्स्ट है, किसी
वस्तु की मांग पूर्णतः लोचदार तब होगी जब उसके मूल्य में अल्प वृद्धि होते ही उस वस्तु की मांग शून्य हो जाए और अल्प कमी उसकी मांग में अपरिमित वृद्धि ला दे। ऐसी स्थिति में मांग की लोच अनंत होती है। ये y ये x है। मूल्य वस्तु की मात्रा, पूर्णता लोचदार, मांग में पूर्णता बेलोच मांग, दोनों सैद्धांतिक सत्य है, व्यावहारिक नहीं। फिर 87 है। 87 में आएगा यदि मांग बेलोच हो तो कीमत वृद्धि, ऑप्शन बी, उपभोक्ता के व्यय को बढ़ा देगी। आंसर है मार्शल ने मूल्य में परिवर्तन के कारण किसी वस्तु पर होने वाले कुल व्यय के आधार पर लोच की माप की, जिसे व्यय विधि कहा जाता है। मार्शल ने यह प्रतिपादित किया कि यदि मांग बेलोच हो तो यह कीमत वृद्धि के बाद उपभोक्ता के व्यय को बढ़ा देगी। फिर है इसमें इसका ग्राफ ये रहा। फिर मूल्य वस्तु की मात्रा, फिर इसमें आएगा चित्र में डी मांग वक्र प्रदर्शित करता है कि जब मूल्य OP है तो मांग OQ वस्तुओं की है। M कुल व्यय OP गुना OQ बराबर OP BQ है। पर जब मूल्य बढ़कर OP1 हो जाता है तो वस्तु की मांग घटकर OQ1 हो जाती है तथा व्यय OP1, AQ1 हो जाती है, जो OPBQ से अधिक है। आयत AEPP1 आयत QQ1, EB से बड़ा है। फिर सामान्य पदार्थ एवं श्रेष्ठ पदार्थ के लिए आय प्रभाव सदैव ऑप्शन सी धनात्मक होता है। फिर इसमें व्याख्या, मूल्य में कमी के फलस्वरूप उपभोक्ता की वास्तविक आय में वृद्धि तथा इस वृद्धि का वस्तु के उपभोग पर जो प्रभाव पड़ता है उसे आय प्रभाव कहते हैं। आय प्रभाव धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों हो सकता है। सामान्य तथा श्रेष्ठ विलासिता वस्तुओं के संबंध में आय प्रभाव धनात्मक होता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, फर्स्ट है आय प्रभाव धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों हो सकता है। सेकंड है मूल्य प्रभाव आय प्रभाव एवं प्रतिस्थापन प्रभाव का योग होता है। थर्ड है आय प्रभाव ही वस्तु का स्वभाव तथा मांग वक्र का स्वरूप निर्धारित करेगा। आय प्रभाव की धनात्मकता यह निर्धारित करेगी कि कोई वस्तु निर्कष्ट है या नहीं। एक वस्तु जिसके लिए आय प्रभाव धनात्मक हो कहलाती है। इसका है ऑप्शन डी, सामान्य वस्तु। फिर इसमें 90 नंबर है उत्पादन संभावना वक्र। यह बताता है, ऑप्शन ए, वस्तुओं के उत्पादन संयोग को जो उपलब्ध साधनों से संभव है। इसकी व्याख्या में आएगा उत्पादन संभावना वक्र की आकृति मुख्यतः उत्पादन के क्षेत्र में क्रियाशील उत्पादन के नियमों पर आधारित होती है। यदि उत्पादन में लागत क्षमता नियम क्रियाशील होता है तो उत्पादन संभावना वक्र एक सीधी रेखा होगा। यदि उत्पादन में लागत वृद्धि नियम क्रियाशील होता है तो उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर लतोदर, और यदि उत्पादन लागत ह्रास नियम के अंतर्गत होता है तो उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु से उन्नततर होगा। इस प्रकार उत्पादन संभावना वक्र वस्तुओं के उत्पादन के ऐसे संयोगों को व्यक्त करता है
जिसको प्राप्त करना उपलब्ध साधनों से संभव है। फिर 91 निम्न कोटि की वस्तु के लिए आय उपभोग वक्र की ढाल हमेशा ऑप्शन बी पीछे की तरफ मुड़ती है। फिर है इसमें व्याख्या है इसमें आय उपभोग वक्र उपभोक्ता की मौद्रिक आय में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप किसी वस्तु के उपभोग पर पड़ने वाले प्रभाव की व्याख्या करता है। आय उपभोग वक्र मूल बिंदु से प्रारंभ होता है, जो यह प्रदर्शित करता है कि यदि उपभोक्ता की आय शून्य हो तो उपभोक्ता वस्तु की कुछ भी मात्रा उपभोग में नहीं लाएगा। यदि कोई उपभोक्ता आय के बढ़ने पर किसी वस्तु की अधिक मांग करता है तो वह वस्तु उपभोक्ता की दृष्टि से सामान्य वस्तु कही जाएगी। पर यदि आय के बढ़ने पर वह किसी वस्तु की कम मात्रा क्रय करे तो वस्तु निकृष्ट कोटि की कही जाएगी। इस प्रकार आय उपभोग वक्र जहाँ तक धनात्मक ढाल का होगा वहाँ तक तो वस्तु सामान्य वस्तु के रूप में होगी तथा आय उपभोग वक्र के वक्र के उस क्षेत्र में जिसमें आय उपभोग वक्र का ढाल ऋणात्मक हो वस्तु निकृष्ट कोटि की हो जाएगी। फिर अब 92 में होगा 92 में यह निम्न कोटि की वस्तु की स्थिति में जब आय बढ़ती है तो ऑप्शन है इसका ए उसका उपभोग घटता है। फिर 93 में आएगा उपभोक्ता किस वस्तु की कीमत घटने पर उपभोग घटा देता है। उपभोक्ता किस वस्तु की कीमत घटने पर उपभोग घटा देता है। ऑप्शन बी निम्न वस्तु व्याख्या यदि कोई उपभोक्ता आय बढ़ने पर किसी वस्तु की अधिक मात्रा क्रय करता है तो वह वस्तु उपभोक्ता की दृष्टि से सामान्य वस्तु कही जाएगी। पर यदि आय बढ़ने पर वह किसी वस्तु की कम मात्रा क्रय करे तो वस्तु की निम्न कोटि वस्तु की निकृष्ट कोटि कही जाएगी। तो वस्तु की निकृष्ट कोटि कही जाएगी। अतः निम्न कोटि की वस्तु की स्थिति में जब आय बढ़ती है तो उसका उपभोग घटता है। 94 सामान्यता तटस्थता वक्र मूल बिंदु की ओर उत्तल होता है क्योंकि सीमांत प्रतिस्थापन दर ऑप्शन बी घटता हुआ होता है। फिर इसकी व्याख्या में आएगा सीमांत प्रतिस्थापन दर के तटस्थ वक्र की 3 स्थितियां निम्नवत हैं। फर्स्ट है तटस्थ वक्र नीचे की ओर झुकी हुई एक सरल रेखा तो एक वस्तु की दूसरी वस्तु के लिए जैसे सेबों की संतरों के लिए सीमांत प्रतिस्थापन दर समान रहेगी। सेकंड है तटस्थ वक्र मूल बिंदु की ओर न तो दर होता है तो सीमांत प्रतिस्थापन दर बढ़ता हुआ होता है। फिर थर्ड है तटस्थ वक्र मूल बिंदु की ओर न तो दर है तो सीमांत प्रतिस्थापन दर घटता हुआ होता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य फर्स्ट है उपयोगिता के संख्यात्मक माप पर आधारित अनुधिमान वक्र विधि का प्रतिपादन तथा प्रयोग सर्वप्रथम F.Y. एजवर्थ ने किया। फिर सेकंड विलफ्रेड प्रेटो पहले अर्थशास्त्री जिन्होंने 1906 में क्रमवाचक परिकल्पना का प्रयोग अनुधिमान वक्र विश्लेषण में किया। फिर वर्ष 1934 में J.R. हिक्स तथा R.G.D. एलेन ने उपभोक्ता के व्यवहार के अध्ययन के लिए उपयोगिता के क्रमवाचक विधि पर आधारित अनुधिमान वक्र का प्रतिपादन किया। फिर 95 का है यदि
कुल उपयोगिता अधिकतम हो तो सीमांत उपयोगिता होगी। इसका है ऑप्शन सी शून्य। व्याख्या, यदि कुल उपयोगिता अधिकतम हो तो सीमांत उपयोगिता शून्य होगी। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। फिर धनात्मक सीमांत उपयोगिता किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों का उपभोग करने से यदि कुल उपयोगिता बढ़ती जाती है तो इन इकाइयों की सीमांत उपयोगिता धनात्मक कहलाएगी। फिर ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से यदि कुल उपयोगिता में कमी होती है तो इस इकाई की सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक कहलाएगी। फिर 96 में आएगा सीमांत उपयोगिता जब शून्य होगी तो कुल उपयोगिता ऑप्शन ए अधिकतम होगी। फिर सीमांत उपयोगिता उपभोग की क्रिया के साथ क्रमशः घटती जाती है और संतुष्टि के आदर्श स्तर पर पहुंचकर जब कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है तब सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है। सीमांत उपयोगिता धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य तीनों हो सकती है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। फर्स्ट, जैसे जैसे हम किसी वस्तु का उपभोग करते जाते हैं उसकी उत्तरोत्तर इकाइयों से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता क्रम से कम हो जाती है। इस नियम को सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहते हैं। फिर फर्स्ट, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का सर्वप्रथम प्रतिपादन गोसन ने किया। बाद में प्रोफेसर मार्शल ने इसका समर्थन किया तथा उसे और अधिक विकसित किया। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को गोसेन का प्रथम नियम भी कहते हैं। फिर गोसन का प्रथम नियम निम्न नाम से प्रचलित है। यह ऑप्शन बी सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। फिर इसकी व्याख्या में सीमांत उपयोगिता ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम को गोसेन का प्रथम नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार जब कोई व्यक्ति एक वस्तु की अधिक इकाइयों का उपयोग करता है तो वस्तु की अतिरिक्त इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता कम होने लगती है। आगे चलकर प्रोफेसर मार्शल ने इस सिद्धांत को विकसित किया। फिर 98 जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तो कुल उपयोगिता ऑप्शन ए अधिकतम होगी। फिर इसमें 99 में जब औसत उपयोगिता घट जाएगी तो सीमांत उपयोगिता ऑप्शन सी में आएगा औसत उपयोगिता से कम होगी। व्याख्या में आएगा जब औसत उपयोगिता AU घट जाएगी तो सीमांत उपयोगिता MU औसत उपयोगिता से कम होगी। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। फर्स्ट है उपभोग की क्रिया में वस्तु की किसी इकाई से मिलने वाली उपयोगिता अथवा उस इकाई के उपभोग के कारण कुल उपयोगिता में हुई वृद्धि ही सीमांत उपयोगिता है। प्रोफेसर मार्शल ने उपभोग को नकारात्मक उत्पादन कहा। प्रोफेसर मेहता के अनुसार उपभोग उस क्रिया को कहते हैं जिससे किसी आवश्यकता की संतुष्टि के रूप में प्रत्येक इकाई से क्रम से घटती हुई उपयोगिता प्राप्त होती है। फिर 100वां है मांग की लोच कितने प्रकार की होती है। ऑप्शन सी
3 मूल्य में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मांग में परिवर्तन कितना होगा, किस अनुपात में होगा, यह विभिन्न मूल्यों पर मांग के बदलने की क्षमता पर निर्भर करता है। यह क्षमता ही मांग की मूल्य लोच है। मांग की लोच 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। इसमें है यह मांग की लोच। फर्स्ट है मांग की मूल्य लोच। वस्तु की मांग तथा वस्तु के मूल्य के बीच परिवर्तन का अनुपात या दर प्रदर्शित करती है। सेकंड, मांग की आय लोच। किसी उपभोक्ता की आय में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप वस्तु की मांग में होने वाले सापेक्ष परिवर्तन की माप या क्षमता ही मांग की आय लोच है। यदि वस्तु का मूल्य अपरिवर्तित रहे, मांग की आड़ी लोच किसी संबंधित वस्तु के मूल्य में होने वाले परिवर्तन के परिणाम स्वरूप किसी दी हुई वस्तु की मांगी गई मात्रा में जो सापेक्षिक परिवर्तन होता है, उसका माप ही मांग की आड़ी लोच है। फिर 101 में आएगा, आर्थिक सिद्धांत में मांग की लोच की संकल्पना का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन बी, मार्शल ने। फिर इसकी व्याख्या में आएगा, व्याख्या में मांग की लोच को स्पष्ट करने का श्रेय प्रोफेसर मार्शल को प्राप्त है। प्रोफेसर मार्शल ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में कहा है कि किसी वस्तु की मांग की लोच अधिक अथवा कम कहा जाएगा जब मांग की मात्रा मूल्य के हाथ से अधिक अथवा कम बढ़ती है या मूल्य में वृद्धि से अधिक अथवा कम घटती है। फिर एक अपवाद वाला मांग वक्र वह है जिसकी ढाल ऑप्शन ए दाईं ओर उठती हुई होती है। फिर इसकी व्याख्या में आएगा, व्याख्या में मांग वक्र वस्तु की कीमत तथा उसकी मांग के बीच विपरीत संबंध को स्पष्ट करता है। जब किसी वस्तु का मूल्य अधिक होता है तो वस्तु की कम मात्रा मांगी जाती है तथा इसके विपरीत जब वस्तु का मूल्य कम रहता है तो अधिक वस्तुएं मांगी जाती है। सामान्यतः मांग वक्र नीचे बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है, किंतु एक अपवाद वाला मांग वक्र वह होगा जिसकी ढाल बाएं से दाएं ऊपर उठती हुई हो। इसका ग्राफ है। फिर इसमें है अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में आएगा। फर्स्ट है सामान्यतः मांग वक्र नीचे दाहिनी ओर गिरता हुआ होता है। सेकंड है मांग वक्र वस्तु की मांग तथा उसके मूल्य के बीच विपरीत संबंध को प्रदर्शित करता है। थर्ड है मांग वक्र दाहिनी ओर इसलिए गिरता है क्योंकि सीमांत उपयोगिता ह्रासमान होती है। फिर 101 में मांग वक्र के दाहिनी ओर गिरते हुए आकार का कारण है। ऑप्शन सी, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम। फिर इसकी व्याख्या में आएगा, व्याख्या में मांग वक्र सामान्यतः बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। मांग वक्र के नीचे दाहिनी ओर गिरने का कारण ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम है। इस नियम के अनुसार कोई उपभोक्ता जैसे जैसे इकाइयां क्रय करता जाएगा उससे मिलने वाली उपयोगिता क्रम से कम होती जाएगी। इस प्रकार उपयोगिता की कमी में होने के कारण कोई भी उपभोक्ता किसी वस्तु की अधिक मात्रा तभी क्रय करेगा जब उस वस्तु के मूल्य में कमी हो।
अन्य महत्वपूर्ण तथ्य सीमांत उपयोगिता हास नियम का प्रतिपादन सर्वप्रथम फ्रेंच अर्थशास्त्री गोसेन ने किया। आगे चल के प्रोफेसर मार्शल ने इसका समर्थन किया तथा इसे विकसित किया। फिर 104 में आएगा। 104 में एक उपभोक्ता जब संतुलन की स्थिति में होता है तो तटस्थ वक्र पर डॉट डॉट स्पर्श रेखा होती है। ऑप्शन बी कीमत रेखा। इसकी व्याख्या है अनधिमान वक्र का ढाल दोनों वस्तुओं के बीच सीमांत उपयोगिताओं का अनुपात प्रदर्शित करता है तथा मूल्य रेखा या बजट रेखा का ढाल दोनों वस्तुओं के बीच मूल्य अनुपात को प्रदर्शित करता है। अतः उपभोक्ता सन स्थिति की स्थिति में होगा तब जब अनधिमान वक्र का ढाल बजट रेखा के ढाल के बराबर हो। वह बिंदु जिस पर तटस्थ वक्र को कीमत रेखा स्पर्श करती है, निश्चित ही वह बजट प्रतिबंध के अंदर संभावित उच्चतम अनधिमान वक्र पर होगा। इसकी है व्याख्या। इसका है चित्र। इसमें चित्र में अनधिमान वक्र उपभोक्ता के संतुलन की स्थिति, ये बजट रेखा है, ये y वस्तु है, ये x वस्तु है, ये ग्राफ। ठीक है। फिर इसमें पूरक वस्तुओं के लिए मांग की तिर्यक लोच होती है। ऑप्शन ए ऋणात्मक। मांग की तिर्यक लोच को मांग की आड़ी लोच या मांग की तिरछी लोच भी कहते हैं, जो किसी वस्तु ए की मांग में प्रतिशत परिवर्तन और किसी अन्य वस्तु बी के मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन का अनुपात होता है। पूरक वस्तुओं के संबंध में मांग की तिरछी लोच ऋणात्मक होती है। फिर 106 में निम्नलिखित में से किसे रूपांतरण वक्र द्वारा व्यक्त नहीं किया जाता है। ऑप्शन ए साधन कीमत को। फिर इसमें व्याख्या है। इसकी व्याख्या में आएगा रूपांतरण वक्र इसे ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी कहा जाता है। तीन संकल्पनाओं को व्यक्त करता है, दुर्बलता, चुनाव तथा अवसर लागत को। फिर नेक्स्ट है मूल आर्थिक क्रिया है। इसका है बी उपभोग। न्यो क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने आमतौर पर आर्थिक गतिविधियों का अंतिम उद्देश्य उपभोग को बताया है। 108 सर्वप्रथम किसने प्रदर्शित किया कि मांग वक्र को अनधिमान वक्रों की सहायता से व्युत्पन्न किया जा सकता है। यह ऑप्शन सी हिक्स। फिर इसकी व्याख्या है मांग वक्र को अनधिमान वक्रों की सहायता से व्युत्पन्न किया जा सकता है। इसका सर्वप्रथम प्रतिपादन हिक्स ने किया। यह मार्शलियन और हिक्स मांग वक्र के नाम से जाना जाता है। फिर 109 है तटस्थ वक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था। ऑप्शन ए हिक्स ने। इसकी व्याख्या है तटस्थ वक्र की संकल्पना का प्रतिपादन हिक्स ने किया था। अनधिमान वक्र तटस्थ वक्र की तकनीक सर्वप्रथम एजवर्थ ने निकाली थी, किंतु मांग विश्लेषण के संबंध में अनधिमान वक्रों का प्रतिपादन जे.आर. हिक्स तथा R.G.D. एलन ने किया था। वर्ष 1939 में हिक्स ने वैल्यू एंड कैपिटल पुस्तक में तटस्थ वक्रों की सहायता से उपभोक्ता के मांग की अधिक विस्तृत एवं गहन रूप से व्याख्या की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा 110 नंबर में
यदि किसी वस्तु की मांग की कीमत लोच इकाई से अधिक हो तो वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर उस वस्तु पर किए जाने वाले कुल व्यय में ऑप्शन बी कमी होगी। इसकी व्याख्या कम इकाई से अधिक लोचदार मांग में कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप मांग में इतना परिवर्तन होता है कि कीमत कम होने पर उस वस्तु पर किया जाने वाला कुल खर्च बढ़ जाता है तथा कीमत के बढ़ने पर कुल खर्च कम हो जाता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य मांग की कीमत लोच बराबर मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। फिर नेक्स्ट है इकाई से कम लोचदार मांग में कीमत कम होने पर वस्तु पर किया जाने वाला कुल खर्च कम हो जाता है तथा कीमत में वृद्धि होने पर कुल खर्च बढ़ जाता है। फिर इसकी व्याख्या फिर है 111 नंबर में तटस्थ वक्र विश्लेषण में एक वस्तु की कीमत में कमी के परिणाम स्वरूप इसकी व्याख्या आएगी। इसकी व्याख्या आंसर सहित इसका है डी में आएगा IM प्रतिस्थापन प्रभाव दोनों होते हैं। फिर इसकी व्याख्या तटस्थ वक्र विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जाता है कि कीमत में होने वाले परिवर्तन का प्रभाव कितना आय प्रभाव के कारण है वह कितना प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण है। अर्थात तटस्थ वक्र विश्लेषण कीमत प्रभाव को आय प्रभाव तथा प्रतिस्थापन प्रभाव में विभाजित कर सकता है। फिर है 12 नंबर में आएगा 12 नंबर में एक वस्तु विलासिता की श्रेणी में आती है जब उसकी मांग की लोच ऑप्शन बी इकाई से अधिक होती है। फिर व्याख्या एक वस्तु की मांग की आय लोच इकाई से अधिक हो तो वे वस्तु विलासिता की श्रेणी में आएगी। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य फर्स्ट है जब मांग की आय लोच EY धनात्मक होती है तब वस्तु सामान्य नॉर्मल प्रकार की होती है। सेकंड जब EY ऋणात्मक हो तो वस्तु घटिया किस्म की होगी जैसे ज्वार बाजरा आदि जैसे अनाज घटिया पदार्थ की श्रेणी में माने जाते हैं। इसलिए इनकी आय लोच ऋणात्मक होती है। फिर है नेक्स्ट में आएगा यदि EY लेस देन 1 तो वस्तु अनिवार्य वस्तु होगी जैसे भोज्य पदार्थ आदि। इन पदार्थों की मांग की आय लोच बेलोचदार होती है। फिर अनिवार्य वस्तुओं की मांग सामान्यता होती है ऑप्शन ए बेलोचदार। फिर इसकी 14 नंबर में आएगा इसमें आएगा अनधिमान वक्र द्वारा उपभोक्ता के अतिरिक्त को मापने हेतु निम्न में से कौन सी शर्त अधिक होती है ऑप्शन बी इसका उपयोगिता को अमापनीय माना जाए। फिर है इसमें अनधिमान वक्र विश्लेषण उपभोक्ता के अतिरिक्त को क्रम सूचक उपयोगिता के संदर्भ में मापा है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य फर्स्ट है अनधिमान वक्र दो वस्तुओं के उन सभी संयोगों परिणामों देखो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य अनधिमान वक्र दो वस्तुओं के उन सभी संयोगों सम्मिश्रणों को दर्शाता है जिनसे उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। सेकंड उपयोगिता विभिन्न उपभोक्ताओं वस्तुओं के संयोगों से प्राप्त संतुष्टि का स्तर होता है।
फिर है क्रम सूचक उपयोगिता से तात्पर्य है कि उपभोक्ता साधारणतः अपनी वरीयताओं को वर्गीकृत करता है बजाय उन्हें मापने है। फिर इसमें नेक्स्ट ये बजाय उन्हें मापने के। फिर 15 नंबर एक अनधिमान वक्र का ढाल होता है। ऑप्शन सी ऋणात्मक। फिर इसकी व्याख्या आएगी, व्याख्या में आएगा अनधिमान वक्रों का ढाल ऋणात्मक होता है, अर्थात ये बाएं से दाएं ऊपर से नीचे की ओर गिरते हुए होता है। अनधिमान वक्र के ऋणात्मक ढाल का आशय यह है कि जब एक वस्तु की मात्रा में वृद्धि हो तो संतुष्टि के उसी स्तर पर बने रहने के लिए यह आवश्यक है कि दूसरी वस्तु की मात्रा में कमी हो। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य फर्स्ट है अनधिमान वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नततर दर होते हैं। निम्नतर अनधिमान वक्र की तुलना में उच्चतर अनधिमान वक्र अपेक्षाकृत अधिक संतुष्टि प्रदर्शित करेगा। फिर है अनधिमान वक्र अंडाकार या वर्ताकार हो सकता है। उपभोक्ता के अनधिमान वक्र की ढाल दर्शाती है ऑप्शन बी वस्तुओं के प्रतिस्थापन की सीमांत दर को। फिर इसकी व्याख्या में आएगा, व्याख्या में अनधिमान वक्र की ढाल विभिन्न बिंदुओं पर दो वस्तुओं के मध्य y के लिए x तथा x के लिए y प्रतिस्थापन की सीमांत दर का निर्देश करती है। सीमांत प्रतिस्थापन दर वह दर है जिस पर कोई व्यक्ति किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों का किसी दूसरी वस्तु से विनिमय करता है। यह उदासीनता वक्र एक दूसरे को नहीं काटते क्योंकि इसकी है डी, इनमें से कोई नहीं। व्याख्या है उदासीनता वक्र कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकते क्योंकि कोई भी उदासीनता वक्र संतुष्टि के किसी एक स्तर को प्रदर्शित करता है। विभिन्न उदासीनता वक्र संतुष्टि के विभिन्न स्तरों को दर्शाते हैं। यदि उदासीनता वक्र रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हैं तो ये उस बिंदु पर संतुष्टि के समान स्तर को व्यक्त करेगी जो सर्वथा असंभव है। फिर है 158 नंबर में आएगा, 158 नंबर में आएगा यह अनधिमान वक्र एक दूसरे को नहीं काटते हैं क्योंकि ऑप्शन बी प्रत्येक वक्र उपयोगिता के भिन्न स्तर का घोतक होता है। निम्न स्तर वो भिन्न स्तर का घोतक होता है। फिर 19 नंबर उपभोक्ता की बचत निम्नलिखित में से किस दशा में उत्पादक की बचत से अधिक होगी? ऑप्शन बी मांग की लोच इकाई से कम तथा पूर्ति की लोच इकाई से अधिक हो। इसकी व्याख्या आएगी, व्याख्या में आएगा उपभोक्ता की बचत उत्पादक की बचत से अधिक होगी जब मांग की लोच इकाई से कम तथा पूर्ति की लोच इकाई से अधिक हो। फिर 120 निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन डी बाजार मांग वक्र छेदित होने की स्थिति में उपभोक्ता अतिरिक्त नहीं होता है। फिर है इसकी व्याख्या बराबर होता है सामाजिक कल्याण बराबर उपभोक्ता का अतिरिक्त प्लस उत्पादक का अतिरिक्त बराबर वो W बराबर होता है CS प्लस PS, अर्थात एक कथन गलत है। इसी प्रकार कुल अतिरिक्त या व्यापार का कुल लाभ बराबर CS प्लस PS, अतः विकल्प भी गलत है। किसी अर्थव्यवस्था उपभोक्ता अतिरिक्त वस्तुओं की कीमत से स्वतंत्र नहीं होता है। बाजार मांग वक्र छेदित होने की स्थिति में उपभोक्ता अतिरिक्त नहीं होता है। इस प्रकार विकल्प डी में
दिया गया कथन सही है। फिर 121, यदि आपूर्ति वक्र का ढाल धनात्मक हो तो वस्तु की कीमत में वृद्धि के परिणाम स्वरूप आपूर्ति ऑप्शन ए बढ़ती है। इसकी है व्याख्या में आएगा। व्याख्या में आपूर्ति वक्र विभिन्न कीमतों पर बिक्री के लिए प्रस्तुत की जाने वाली मात्राओं का आलेखी प्रस्तुतिकरण है। सामान्यतः आपूर्ति वक्र का ढाल धनात्मक होता है। यदि आपूर्ति वक्र का ढाल धनात्मक हो तो वस्तु की कीमत में वृद्धि के परिणाम स्वरूप आपूर्ति बढ़ती है। सामान्यतः आपूर्ति वक्र की ढाल होती है ऑप्शन ए धनात्मक। फिर 23 है, सामान्य मांग फलन का ढाल होता है ऑप्शन बी ऋणात्मक। फिर इसमें व्याख्या में आएगा। व्याख्या में मांग वक्र का ढलान ऋणात्मक होता है, अर्थात कीमत कम होने पर मांग बढ़ती है तथा कीमत बढ़ने पर मांग कम होती है। मांग वक्र की ऋणात्मक ढाल के मुख्य कारण हैं। फर्स्ट है घटती सीमांत उपयोगिता का नियम। सेकंड है आय प्रभाव। थर्ड है प्रतिस्थापन प्रभाव। फोर्थ है उपभोक्ता समूह का आकार तथा विभिन्न उपभोग। फिर है 124 नंबर है, यदि मांग फलन D बराबर 400 - 2P हो तो 50 रुपये प्रति इकाई कीमत पर मांगी गई मात्रा होगी ऑप्शन बी 300 इकाई। D बराबर 400 - 2P जहाँ P बराबर है कीमत। अतः यदि कीमत 50 रुपये प्रति इकाई दी है तो D बराबर 400 - 2 गुना 50 बराबर होता है 400 - 100 बराबर 300 इकाई। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य फर्स्ट है मांग का निर्धारण तत्व ही मांग फलन होता है। व्यक्तिगत मांग फलन किसी वस्तु के लिए मांग किसी व्यक्तिगत क्रेता द्वारा तथा उसके निर्धारण तत्वों के बीच कार्यात्मक संबंध का अध्ययन करता है। फिर है बाजार मांग फलन किसी वस्तु के लिए बाजार मांग तथा इसके विभिन्न निर्धारक के बीच कार्यात्मक संबंध का अध्ययन करता है। फिर 125 में आएगा, यदि आपूर्ति वक्र S बराबर 2P² - 10 हो तो P बराबर 10 इकाई हेतु पूर्ति की लोच क्या होगी? ये होगी फिर C इकाई से अधिक। आपूर्ति वक्र बराबर होता है S बराबर होता है 2P² - 10। फिर है DS/DP बराबर 4P बराबर है, इसलिए P बराबर 10। S बराबर 2 गुना 10 - 10 बराबर 190। फिर पूर्ति की लोच ES बराबर होता है DS/DP डॉट P/S बराबर है DS/DP बराबर 4 डॉट P/S बराबर हो जाएगा 4 बटे 10 गुना 10 बटे 190 बराबर हो गए 40/19। पॉइंट में आ गया 2.105। अतः आपूर्ति की लोच इकाई से अधिक होगी।